अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। और आजकल गजल हमारी खुशी बड़ी अजीब व गरीब सी दोबाला हो जाती है। जब से हमने इंडिया को शिकस्त दी है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारा मकाम है, और जो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे उनके लिए भी हम रेलेवेंट हो चुके हैं। और इस हवाले से मुझे एज ए पाकिस्तानी बड़ी खुशी है। और वो जो कहते हैं ना कि एक नया जन्म होता है, नया जन्म, तो ये 77 साल में पाकिस्तान का एक नया जन्म हुआ कि जहां पे हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने पे फख्र है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जी, हफ्ते को अमरीकी सालसी से नाफिज होने वाली सीज फायर पर गुज़श्ता रोज दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता हुआ। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हुआ। जबकि जंगी माहौल जारी रखने पर इसरार करने वाला भारतीय मीडिया भी मान गया कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के राब्ते में जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। साथ फौरी तौर पर सरहदों से दोनों अतराफ फौजें कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। और भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। और ये भी आपको बताएं कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम मुकम्मल होने का ऐलान भी कर दिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को योम मौरका हक मनाने का ऐलान कर दिया है। और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए दिफा में 5 तैयारों एयर बेसिस S-400 की तबाही के बाद सीज फायर के अलावा कोई चारा ना बचा, तो उनको सदर ट्रंप ने रेस्क्यू किया। इस सारे मामले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए कल खिताब भी किया। और खिताब करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं बतौर एंकर आपको बताऊं कि वो प्रॉम्प्टर पढ़े थे और प्रॉम्प्टर पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस तरह का ये इस मॉर्निंग शो में बहुत कम प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम प्रॉम्प्टर नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं, वो पढ़ते हैं कभी-कभार जो इस तरह की सिचुएशन हो। तो जी मोदी जो सरकार थे वो पढ़े थे प्रॉम्प्टर, और नजर आ रहा था कि वो प्रॉम्प्टर पढ़े हैं, क्योंकि अगर वो अपनी फतह को तस्लीम कर रहे थे थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए थी। वो बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़े थे। और उसके बाद फिर हुआ कुछ कि उनकी बातें जो उन्होंने की वो भी अलग किस्म की थी। ऐसा लग रहा था वो अपने अगले इलेक्शंस को बचा रहे हैं। तो जी सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने DGMOs से राब्ता किया, ये मोदी साहब कहते हैं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर किए गए हमलों के जवाबी हमलों पर हैरत का इजहार भी किया। उनको कहना था कि हमने पाकिस्तान पर अपनी जवाबी कार्रवाई को रोका है और हम पाकिस्तान के हर कदम को उसको सोटी पर नापेंगे। ऐसी तकरीर को किसी हारे हुए वज़ीर आज़म की अक्कासी करती है, जिस तरह से वो तकरीर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और मोदी साहब अब आराम है आपको। अभी भी ये जो तकरीरें ना, ये मैं इनको गीदड़ बकरियां समझूंगा मोदी साहब की जानिब से कि दहशत और तिजारत साथ नहीं चल सकती, टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती, खून और पानी साथ नहीं चल सकता। मोदी साहब अब सब कुछ चलेगा। अब दुनिया को आपकी कैपेबिलिटीज का पता है। जिस दुनिया ने 15-20 साल आपको पाला है ना, वो दुनिया अब ये कह रही है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करेगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि नहीं है भाई, आप में वो दम खम नहीं है। बिल्कुल। और ये जो अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर चल रही थी उनकी पिक्चर, ये कल का खिताब है जिन्होंने अपनी कौम से जो खिताब किया है मोदी हुकूमत ने। ये देख लें कि किस तरह से कोई फतह, कोई सेलिब्रेशन उनके हमें मुंह पे नजर नहीं आ रही। इवन वो ये कहते हैं कि जो हमने जो जंग रोकी है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। हालांकि हमने नहीं, बल्कि ये BCC, CNN और इसके साथ साथ रॉयटर्स की लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये चीज लिख रहा है कि मोदी को पता चल चुका था कि उनका कितना नुकसान हो चुका है। उसके बाद उन्होंने फिर ये जंग रोकने के लिए अमेरिका से राब्ता किया और अमेरिका की सालसी में जाकर फिर ये सीज फायर हुआ है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो लीपा वैली लेके चले, लीपा वैली भी चलते हैं। आपको ये भी बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया है जो शौहदा हैं उनके खानदानों के लिए। और इसके साथ साथ अब ये चलेंगे हम जो हसनैन बात कर रहे थे लीपा वैली, जहां पर भारत की जानिब से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई है। और इस बार भी आगाज वादी लीपा से हुआ है, जहां भारतीय अफवाज ने सिविलियन आबादी और स्कूल्स हो गए, अस्पताल हो गए, उनको निशाना बनाया। लेकिन वादी लीपा के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुश्मन की किसी भी जारियत का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और भरपूर जवाब भी दे सकते हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद गुलाम मोहिउद्दीन की, वो देखते हैं। भारत की जानब से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खिते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका इल्ज़ाम उसमें रवायत पाकिस्तान पर आयद किया गया। इस जारियत का आगाज भारत ने वादी लीपा से किया, जहां सबसे पहले गोली उसने इस मुकद्दस सरजमीन पर चलाई। भारतीय फौज ने न सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, बल्कि स्कूलों, घरों और अस्पतालों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। वादी लीपा के अवाम के हौसले पस्त न कर सके। वादी लीपा के बहादुर शहरी भारतीय जारियत के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे। 10 मई की सुबह जब वादी लीपा की फजाओं से
पाकिस्तानी मिसाइल भारत की सहमत रवाना हुए तो शदीद भारतीय फायरिंग के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान भारतीय फौजियों के चीखों पुकार वादी लीपा में भी सुनाई दी, जबकि वादी लीपा की फिजा नारे तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने जहां दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, वहीं लीपा के अवाम के हौसले मजीद बुलंद हो गए। आइए बात करते हैं वादी लीपा के शहरियों से और जानते हैं कि वो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर क्या कहते हैं। आज हम एक खुशी का मौका है कि यहाँ पे हम ये जंग जीत चुके हैं और दुनिया ने देखा कि मोदी की वो जो हम कह रहे थे कि मोदी धमकियाँ दे रहा है और इसकी धमकियाँ हमारी जूती की नोक पे, आज वो साबित हो गया है कि मोदी की धमकियाँ जूती की नोक पे हैं। और मोदी इतना बुखलाया कि वो आलमी दुनिया के सामने जाकर उसने ववेला किया कि किस तरह पाकिस्तान से मुझे बचाओ। हम पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कश्मीर की खातर ये अगली जंग लड़ के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कश्मीर के लिए सब कुछ कर सकती है। हाल ही में जो इंडिया ने पाकिस्तान पे जो जंग मुसल्लत की थी उसका जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान आर्मी ने दिया है तो वो काबिल दीद है और अक़वाम आलम उसको बड़ी अच्छी निगाह से देख रही है। हम भी उस पर फ़ख्र करते हैं। हम स्पेशली अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं, पाक फ़ज़ाइया पे फ़ख्र करते हैं, पाक बहरिया पे फ़ख्र करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वो जज्बा है जो जाग उठा है इस कौम का, और मैं क्यों ना कहूँ तो ये एक नया जज्बा हमें नजर आ रहा है, एक नई तरतीब नजर आ रही है। और एक डिफरेंस गजल आपने देखा होगा, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर की, तो वहां पे लोग ऑन नहीं कर रहे भारत को, लेकिन हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी फौज ने मारा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड मकबूजा कश्मीर। जब आपने लोगों को उनकी क्या कहते होते हैं, उनकी राय के बगैर रखा हुआ है, या उनकी उनका दिल तो शायद पाकिस्तान के साथ होता है लेकिन वो इंडिया के साथ आपने उनको जोड़ा हुआ, तो आपके साथ वो कभी भी नहीं होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देते हैं आपको। भारत पाकिस्तान को जंगी महाज पर तो कुछ ना कर सका, कुछ बिगाड़ ना सका, लेकिन मोदी सरकार के हिंदुत्व ज़हनियत के लोग भारत के एक मशहूर वहाँ पे एक ब्रांड भी समझा जाता है कराची बिरयानी को, और कराची बिरयानी के नाम से जो वहाँ पे शॉप थी उसको कराची बेकरी, बैग यू पार्डन, उसको नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि मैंने आगे जाके बिरयानी का नाम लेना था तो इस वजह से मैंने बिरयानी यहाँ पे ले लिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कराची में अगर बिरयानी की बात की जाए तो वहाँ पे मुंबई बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों ने कुछ नहीं किया। ये ज़हनियत का फ़र्क है। जो आपने 15-20 साल भारत के या फिर भारतीय लोगों के जहन में जहर उगला है, ये उसका है कि आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तर्जुमान हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान के नाम से। वो जहाँ पे ब्रांड्स हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें। इसी हवाले से हमारे पास अब्बास शाह मौजूद हैं। बिल्कुल, अब्बास शाह बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, यही वो नज़रिया है जो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की कौम मोहब्बत का पैगाम देने वाली कौम है। इस वक्त भी मौजूद हूँ मैं हैदराबाद के बम्बई बेकरी में, जो कि कई सालों से हैदराबाद शहर में कायम है। 100 साल से ज़ायद का अर्सा इस बेकरी को गुजर चुका है। मेरे अकब में भी आप देखें तो ये वो बम्बई बेकरी है, और ये बहुत मशहूर बेकरी है हैदराबाद की। ना ही सिर्फ इसके केक जो हैं वो हैदराबाद में, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो गैर ममालिक से भी जो लोग आते हैं वो भी यहाँ आके केक ख़रीदते हैं। आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे कि भारत के शहर में जो कराची बेकरी के नाम से एक मंसूब बेकरी थी उस पर हमला किया गया, उसे तोड़ फोड़ की गई। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है वो मोहब्बत करने वाली कौम है, और वो किसी से नफ़रत करने वाली कौम नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर रोज़ के मामूल पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और केक की यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। जबकि ये जो बम्बई बेकरी है ये भारत के शहर के जो शहर है उसके नाम से मंसूब है। ना ही सिर्फ हैदराबाद में इस तरह की एक ये बम्बई बेकरी है, बल्कि भारत के कई शहरों के नाम से जो है पूरे पाकिस्तान में अलग अलग बेकरी हो या बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारत के शहरों के नाम से मंसूब हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम जो है ना वो हमला करती है और ना ही वो तोड़ फोड़ करना जानती है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की कौम जो है वो मोहब्बत करने वाली कौम है और मोहब्बत का पैगाम देने वाली कौम है। जबकि यहाँ भारत में इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के दौरान भी आप यहाँ देखें कि लोग यहाँ पर रोज़ की बुनियाद
पर रोज़ यहाँ पर आते हैं और केक जो है वो लेकर जाते हैं। और बम्बई बेकरी जो है वो यहाँ पर उसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि हम लोग जो हैं वो कोई तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर्फ मोहब्बत तो करने जी वाले लोग। ये आपने देखा कि हम मोहब्बत करने वाली कौम है, हम अमन पैदा करने वाली या फिर अमन चाहने वाली कौम है, हम ऐसा अच्छा, नहीं मुझे चाहते। एक और ये चीज़ main याद आ difference नजर आ रहा गई, है। इससे पहले कि हम आगे चलें, उन्होंने बॉम्बे का नाम बॉम्बे रख दिया, लेकिन हमारी बेकरी का नाम आज भी बॉम्बे है। बॉम्बे है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो आप वाली बात अब मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि ये मेन डिफरेंस है हमारे बिहेवियर में, कितना ज्यादा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाक फौज की जुर्रत को सलाम, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का अपनी अफवाज से मोहब्बत का एक और सबूत सामने आ गया है। Absolutely और वो brilliant. सबूत ये है कि सैलानी वेलफेयर के बोर्ड मेंबरान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले दोनों पायलट्स को 25-25 Wow, लाख रुपए that's great. का नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया है। दैट्स वेरी ग्रेट। और आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये लास्ट पिक्चर है जब पाक फौज के मुसल्ला जवानों ने अपने घरों को आखिरी लेटर साइन करके भेज दिए थे और अपनी जानों की परवाह किए बगैर। वो नहीं देख रहे थे कि हम किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शोहर हैं, बस कौम की खातिर, हम लोगों की खातिर उन्होंने ये लेटर साइन कर दिए। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि उनका ताल्लुक सैलानी वेलफेयर के चंदे से नहीं, बल्कि सैलानी वेलफेयर के मेंबरान ने ये रकम अपनी जेब से अदा करने का ऐलान किया। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने भी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी। और उनका मजीद ये भी कहना था कि अपनी बहादुर फौज के एजाज में ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से 50 मिलियन का ऐलान करते हुए मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें पाक फौज के ऊपर फ़ख्र भी होना चाहिए और इसी तरह से हमें अपने जवानों को सपोर्ट भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के बाद फिर हम अपने गेस्ट भी हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। वफाकी हुकूमत का अब बहुत सारे कारनामे वफाकी हुकूमत कर भी रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है और डेफिनेटली अब हमने जंग से निकल के बहुत सारे काम भी करने हैं। तो वफाकी हुकूमत का मुल्क भर की मोटरवेज के अतराफ में फलदार दरख्त और वसी शजरकारी करने का फैसला है। इस वफाकी जो वज़ीर हैं, अगर बात कीजिए अब्दुल अलीम खान की, और वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक, उनकी ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में मुल्क की मोटरवेज के अतराफ में फलदार दरख्त लगाने का फैसला किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मोटरवेज के सफ़र को खुशगवार बनाना और इस माहौल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। एलामिया के मुताबिक फलदार दरख्त लगाने के लिए 25 साल प्लान तश्कील दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्लान तश्कील जो दिया जाएगा, ये जाहिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना इसको सराहा जाए उतना कम है और जितनी इसकी हिफाजत की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा है और उस हवाले से कितनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। आगे चलते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत की जंग का जो अख्ताम हुआ है और DGMOs भी कल साइन हो गए, मीटिंग हुई और जिसमें ये कहा गया कि अब मजीद जंग बंदी ही मतलब जारी रखने का कहा गया है। लेकिन अमेरिका का जो किरदार है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले ये कह देना कि हमारा ऐसी जंग से कोई सरोकार नहीं है, फिर अचानक से बयानात सामने आ जाना, असल इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तमाम दर बातें, छोटे छोटे सवालात हैं जो इस वक्त हमसे पूछे जा रहे हैं और हम पूछेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जो कि हमारे साथ मौजूद है फ़हाद बिन अरशद, USA कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फ़हाद। सबसे पहले तो ये बताया, जिस तरह से मैंने जिक्र किया पहले ये बयान आना कि हमारा दोनों ममालिक मेरे दोस्त हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, फिर ये बयान आना कि हमारे इस जंग से कोई सरोकार नहीं है, फिर उसके बाद अचानक से सालिसी का किरदार अदा करना, क्या आपको लगता है, ज़रा क्या बताते हैं इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर मी इन योर शो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और आपके तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान की इतनी अच्छी विक्ट्री हुई है ओवर इंडिया। आपको भी मुबारक हो सर। थैंक यू। अच्छा, अब आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि अमेरिका ने इसमें क्या रोल अदा किया। देखें, सबसे पहले तो अमेरिकन ने टोटली इस चीज से अपने आप को कट ऑफ रखा था, लेकिन बैक डोर पे अमेरिकन, ब्रिटिश और दीगर यूरोपियन मुल्क जो हैं वो इंडिया को बता रहे थे, ठीक है ना, कि किसी किस्म में एडवेंचर ना करे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखें सबकी इंटेलिजेंस होती है, तमाम मुल्क जो होते हैं गौर कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जो बड़ी पावर्स होती हैं स्पेशली सुपर पावर्स एक दूसरे को इंटेलिजेंस कर रही होती हैं, सब देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिकन को और ब्रिटिश को बड़ी अच्छी तरह आइडिया था कि पाकिस्तान की फायर पावर कितनी है, लेकिन जो कुछ हुआ, जो 3 से 4 घंटे में पाकिस्तान ने उनके साथ कर दिया, वो अनप्रेसिडेंट था, इतना आइडिया किसी को नहीं था। तो जब स्टार्ट हुआ सारा मामला, मेरे ख्याल पाकिस्तानी वक्त था 2:30 का टाइम था कि 3 o'clock था, सम टाइम जो भी था, ठीक है। उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ मामला, तो पाकिस्तान ने पहले 3 से 4 घंटे में मुकम्मल उनको
डिसएंगेज कर दिया सारा कुछ, उनका डिफेंस सिस्टम डिसएंगेज हो गया, उनके प्लेन्स नहीं उड़ सके, कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें टोटल ओवरकम करके उनके एयरफोर्स को उड़ने नहीं दिया, ना उनके कोई मिसाइल्स चल सके उस मामले में, जो भी मतलब वो जो भी डिफेंस करना चाह रहे थे अपना। तो उस वक्त देन अमेरिकन रियलाइज के क्या हो रहा है, दे वाचिंग इट वेरी क्लोजली, सारे अमेरिकन जो है उसको बड़े गौर से देख रहे थे सारे मामले को कि क्या हो रहा है। जब इंडियंस टोटली डिफेंसलेस हो गए, सब कुछ उनकी जो कोस्ट पूरा एरिया था पाकिस्तान के साथ, फ्रॉम कश्मीर नियर अप टू नियर साउथ तक सारा एरिया नॉर्थ से उनका फारिग कर दिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद जो अब ये जो कैसे इंडियंस की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जी हमें न्यूक्लियर की धमकी ना दें, सम सॉर्ट, मेरा ख्याल अगर आप मुझे करेक्ट करें यही बात की है उन्होंने कुछ, कि हमें न्यूक्लियर की धमकियों में हम नहीं आएंगे, मेरा ख्याल यही बात की थी। देखिए इसमें सबसे मतलब फिर उन्होंने झूठ बोला है यहाँ पे। लेकिन जो ताकत जीत रही होती है ना, जो मुल्क जीत रहा होता है, वो कभी भी न्यूक्लियर पे नहीं जाता, ठीक है। और न्यूक्लियर इज अ सुसाइड, इज द लास्ट ऑप्शन। और मतलब इसमें जनरल सेंस की बात है कि पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर पे जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ, वो अपर हैंड पे थे, ठीक है। तो इंडियंस ने ये बात बेसिकली जब उन्होंने देखा कि सब कुछ नुकसान हो गया, तो उन्होंने ये बात कन्वे की गई वाइस प्रेसिडेंट को यूएस में, ठीक है ना। और उसके बाद सऊदियंस को कन्वे की गई, टर्किश को कन्वे की गई, क्योंकि पाकिस्तान सुन नहीं रहा था किसी की भी उस वक्त। सो सऊदियंस की देन बात हुई अमेरिकन से, और देन अमेरिकन इंटरवीन करवाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी अपनी, एक कश्मीर, दूसरा वाटर, और तीसरा जो टेररिज्म का इशू है और नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइक ट्रेड वगैरह, ये सारी चीजें रखी, ठीक है। जिसमें इंडिया को इनिशियली तहफुजात थे, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, देखें सीधी सी बात है, जो जीता होता है, ठीक है, सुनी उसकी जाती है, ठीक है, शराइत उसकी होती है, हारने वाले की शराइत नहीं होती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, जो फातेह थे उन्होंने वर्ल्ड का नया ऑर्डर बनाया था, ठीक है, और सारे कंट्रीज ने सारी दुनिया ने तस्लीम किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो सेम मतलब ये जनरल वो है सारी बात। तो उसके बाद खैर ऊपर नीचे हो गए, इंडियंस ने सारी बात मानी, एंड देन उसके बाद सऊदियंस ने कन्वे की सारी चीज अमेरिकन, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप कम्स अप और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो गैर रवायती प्रेसिडेंट है बहुत, ठीक है, वो मतलब जंगे नहीं चाहते, ही वांट टू डू अ बिजनेस, वो मतलब ट्रेड वगैरह के उनके बड़े पसंदीदा वर्ड्स हैं, सीज फायर, ट्रेड, टैरिफ्स, ये बड़े पसंदीदा वर्ड हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये बहुत यूज करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, वो एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज वो रवाना भी हो गए मिडिल ईस्ट के दौरे पे, सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, कल सुबह पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे $1 ट्रिलियन की वो कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यूएस से, जो सऊदीया से वो कमिट करेंगे, ठीक है। तो वो मतलब ट्रंप ही नहीं चाह रहे थे कि वो जब सऊदी अरब उतरे तो उनके कंधों पे इस किस्म का भी बैगेज हो के यहाँ पे साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था इस सारी चीज को कि जनाब इसको खत्म करने के लिए। आप जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले को खुद देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुल्कों से ट्रेड भी करूंगा, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा ट्रेड करूंगा, तो दैट्स व्हाट। अच्छा, इसके ऊपर तो फाद भाई मैं आपसे कंप्लीटली बाद में भी आऊंगा, सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपको भी अब डिकेड्स हो गए सहाफत करते हुए, यहाँ पे भी की, वहां पे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल अरीना में कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो गया था, चाहे इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे हमारी दूसरी कैपेबिलिटीज की बात की जाए। कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, आप तो वहीं पे बैठे हुए इस जंग के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकग्निशन में? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। देखें, पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट गुजरी थी, मेरा नहीं ख्याल, मुझे अगर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई डायरेक्ट राब्ता या कोई इवन सिंगल ट्वीट नहीं हुई कभी व्हाइट हाउस की तरफ से, बिल्कुल, ठीक है ना। स्टेट डिपार्टमेंट में चंद एक छोटे मोटे सवाल हो जाते थे रिगार्डिंग लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, या कभी कभी पीटीआई के हवाले से सवाल वहां पे पुट हो जाते थे, वो उसका जवाब देते थे और एक स्टैंडर्ड जवाब देके साइड पे हो जाते थे। ओवरऑल इतने बड़े उस पर कभी कोई बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो उस वक्त भी हालात तकरीबन वैसे ही थे, लेकिन दरमियान में वो देखें कि वाकया हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट दिया, उनके हवाले किया, जो वांटेड था सारे मामले में अफगानिस्तान के उसके बम ब्लास्ट में। उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हुए, और जो कुछ कल ये हुआ है 10 तारीख को हुआ है, दैट इज अनप्रेसिडेंट। टोटली इंडिया जो अपने आप को उस इलाके में समझ रहा था कि मैं मतलब कि इस इलाके में पूरा मैं चौधरी हूँ, बड़े समाज में चौधरी हूँ, चले ठेकेदार हूँ या मैं चौधरी हूँ, ठीक है ना। वो एक जो मिथ थी ना, वो टूट गई है उसके बाद, ठीक है। नाउ अमेरिकन नोस के देयर इज अनदर पावर इन दिस रीजन, ठीक है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब खित्ते के डायनेमिक्स सब चेंज होंगे। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात है इसमें, इस सारे मामले में अगर आपने नोट किया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, टर्की, ठीक है, ये एक अलहदा ग्रुप मर्ज हुआ है साइड पे, कि ये सब मुमालिक एक साथ पे खड़े हुए सारे इसमें, ठीक है। तो पाकिस्तान इज अ की प्लेयर इन दिस रीजन। अब राइट नाउ जब मेरी आपसे बात हो रही है तो इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की बातचीत हो रही है काबुल में इस वक्त,
ठीक है, और तालिबान को बताया जा रहा है सारे मामले में। सादिक खान ख्याल हमारे को फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, वो वहां पे बैठे हैं और तालिबान से सारी पाकिस्तान चाइना और उसकी बात हो रही है। और अब आई विल टेल यू, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अब से 1-1.5 महीने में आप देखिएगा BLA को बिल्कुल इन्होंने फारिग कर देना है पाकिस्तान में। ठीक है, बिल्कुल क्लीन अप होगा बलूचिस्तान में। जो अफगानिस्तान है वो 2TP को कंट्रोल करेगा, बिकॉज नाउ तालिबान नोस के पाकिस्तान क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर इंडिया के साथ जो कुछ किया है तो अफगानिस्तान इज नथिंग। अच्छा फहद, ठीक है ना, जितनी फायर पावर है इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा फहद, ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा है ना कि इंडिया ने हमेशा ये बात की है ओवर द मेनी ईयर्स के कश्मीर का इशू कभी भी ना हाईलाइट हो, कभी भी उसको ना उठाया जाए, और फिर ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट इस मामले को उठाएगा, ये तो सोचा ही नहीं होगा इंडिया ने कि इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन अब ये इशू रेस हो चुका है, अब ये इशू हमें नजर आ रहा है। तो ये चीज़ तो इंडिया को बहुत नागवार गुजर रही होगी, क्योंकि उसकी तो पूरी तवक्कुआत पर पानी फिर गया। नहीं, इसमें किसका कसूर है? इसमें इंडिया का खुद का कसूर है। देखिए, पाकिस्तान से गलती हुई थी, शिमला जब एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त, ठीक है ना, कि हम बायलैटरल इस मामले को हल करेंगे दोनों मुल्क बैठ के, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया मेरे ख्याल ये इस तरह कुछ 7-8 दफा पहले स्टैंड ऑफ हो चुका है, और हर दफा हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दफा क्या हुआ है, चूंकि पाकिस्तान अपर हैंड पे है, सारा शराइत पाकिस्तान की है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसी शक पे सीज फायर किया है कि ये मामला होंगे। और फिर वो मैं आपको बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक टोटली डिफरेंट प्रेसिडेंट है। ही विल लव टू, he want to like solve this issue, because वो कहते हैं कि मैं पीस में करूं बेसिकली मैं सारा, तो वो ये करेंगे। और इंडिया खुद मतलब ड्रैग करके अमेरिकन को इसमें दरमियान में लाया, क्योंकि वो खुद गए सीज फायर के लिए अमेरिकन के पास। और मोदी सरकार कल अपने खिताब में कह रहे थे कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर, पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये हुआ है। ये तो मंजन है ना जो बेचना चाह रहे हैं। वो तो देखें वो इतनी बेवकूफी, वो अपने लोगों को तो कुछ बेचना है ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सीरियसली लोकल कंजप्शन के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। अब 9 तारीख को ये सारे जो हुई है जंग, इससे एक दिन पहले मैं यहाँ बैठा हुआ इंडियन चैनल देख रहा था, और मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को हमारे अरेस्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बम फेंक दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, लाहौर तबाह हो गया। और इवन लिटरली अब मैं चैनल का कहते हैं तो नाम भी ले देता हूँ, अगर इजाजत दें मुझे आप उसके नाम लेने की। रिपब्लिक टीवी, अरनाब वो जो है उनके एंकर, वो ये कह रहे थे कि हमारी नेवी ने लाहौर को कैप्चर कर दिया। कल मैं रेयर एडमिरल साहब से पूछ रहा था, यार आपने लाहौर की बंदरगाह कहाँ पे छुपाए रखी है? हमें तो पता ही नहीं है। मैं सोच रहा था, मैं को यार लाहौर में या तो दरियाए रावी में कोई ऐसा कुछ कनेक्ट हो गया जाके, कुछ कहीं से कुछ वो उधर से आ गए हैं, उन्होंने पकड़ लिया। आई वाज टोटली शॉक। फिर कह रहे हैं कि जी फैसलाबाद जो है वो पता नहीं दरियाए उसके बहरे अरब के किनारे है, वहां पे पकड़ लिया। मैं कह यार फैसलाबाद के पास तो मतलब दरिया भी कोई नहीं लगता। बस इतने भूख लाए हुए थे ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बिल्कुल। अब वो मैं किसी जगह पे ट्विटर पे मैं देख रहा था, किसी ने कहा जी इंडिया के मुताबिक हम सब 2 दफा मर चुके हैं, तीसरी दफा दोबारा बैठे मरने के लिए जन्म हो रहा है। I don't know, like, ये हमारा तीसरा जन्म हो रहा है। अच्छा फाज साहब, जोक्स पार्ट, क्योंकि हमने ये 4-5 दिनों में ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया इंडियन मीडिया को और वहाँ के बड़े बड़े चैनल्स को। रिपब्लिक तो आई थिंक 4-5 नंबर पे आते हैं। आज तक में कराची फतह हो चुका था, इस्लामाबाद फतह हो चुका था, जो उनका नंबर 1 चैनल है अगर मैं हिंदी चैनल की बात करूं। सर नाउ कम बैक टू द डिस्कशन। आप जहां पे बैठे हुए हैं उस मुल्क का अभी भी बहुत ज़्यादा किरदार है। मुझे ये बताइएगा कि स्पार्क एक चाहिए होता है, एक नेशन को भी, एक इंसान की ज़िंदगी में भी। हमें वो स्पार्क मिल गया 2022 के बाद, हमें वो स्पार्क नहीं मिल रहा था, हम अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टेबल थे। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि इस स्पार्क के बाद हम अपनी ट्रेड को मुस्तहकम कर सकते हैं, इकोनॉमी को मुस्तहकम कर सकते हैं, ताकि जो वो वाला पार्ट है वो भी हमारा ठीक हो? देखिए, इकोनॉमी इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। जो हालात थे आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के, अब वो इकोनॉमी वाइज नहीं है, ठीक है। आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं वहां पे, ठीक है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैं देखता हूँ सारे मामलात में इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान नीड अ ट्रेड बेसिकली, और वही ट्रंप ने इशारा भी किया है सारे मामले में, ठीक है ना, कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा। अब हमने देखना है कि हम किस तरह ट्रेड बढ़ा सकते हैं उनके साथ, ठीक है। हम वो पोटेंशियल अब दोनों मुल्कों के दरमियान, अब जैसे आज उन्होंने अभी बोला है ना कि मैंने इंडिया के साथ ट्रेड की बात शुरू कर दी, एंड वी विल सून टॉक टू पाकिस्तान विद ऑल द ट्रेड इश्यूज, ठीक है। तो अब अमेरिकन की तरफ से ट्रंप ऑलरेडी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में है, ठीक है, जो एक
जो एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका के इंटरेस्ट लेने की साइड, बलूचिस्तान वाली साइड पर, केपीके वाली साइड पे कुछ एरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसमें अमेरिका वेरी मच इंटरेस्टेड उसमें, ठीक है। तो उस पर बात होगी। उससे अभी पिछले दिनों भी पाकिस्तान इनका कोई वफ्द आए हुए थे, आई डोंट नो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ वहां पे, लेकिन वो आए हुए थे कुछ सेनेटर्स और सारे इस मामले पर बात हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अब ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, क्योंकि देखें बिल्कुल कश्मीर फिर वही इशू बात मेन है कि इशू है और ट्रेड की कल को तरफ फिर कोई जाना फ्लैग, होगा। मिसाल देता हूँ, कल को फिर कोई फ्लैग ऑपरेशन कर देता है इंडिया, इस किस्म का इल्जाम फिर पाकिस्तान पे लगा देता है, तो देन अगेन स्टैंड ऑफ हो जाएगा दोनों मुल्कों के दरमियान। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल भाई ऐसे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद बिन अरशद हमारे साथ मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे। तो देखें वो कितने ज्यादा खुश है अमेरिका में बैठ के, उनको ज्यादा खुशी होगी, हमसे ज्यादा खुशी होगी। खवातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और भारत को जंग में शिकस्त देने के बाद अब कुछ बात करते हैं हम सियासत की और वापस आ जाते हैं सियासत पर, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करें तो पीटीआई जो बैरूनी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार रहती है। तहरीक इंसाफ के फैसले बदस्तूर तब्दीली के बाद पार्टी में इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। गुज़श्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो हलीमा खान साहिबा ने PAC से मुतल्लिक बानी PTI का पैगाम भी पहुँचा दिया है तमाम लोगों तक, पार्टी तक, और कहा है कि PTI ने जुनैद जो खान साहब है उन्होंने जुनैद अकबर को PAC चेयरमैनशिप छोड़ने का पैगाम दिया, और बानी PTI ने जुनैद अकबर को पार्टी ओहदे से मुकम्मल तवज्जो देने का कहा है। जरा ये भी बता रहे हैं कि जुनैद अकबर की जगह उमर अयूब को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि इस तमाम तर बातों में गजल आप बहुत जल्दी सियासत की तरफ गई हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अभी जंग के ऊपर भी बात करनी चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ है ना, वो क्योंकि जंग के बाद पहली दफा है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नन अदर देन शौकत यूसुफ साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर जंग के हवाले से आपको भी मुबारक हो, क्या तासुरात है आपके और क्या कहना चाहेंगे जंग के हवाले से आप? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और बदकिस्मती से कई अरसे से दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है, और इस कमजोरी से दहशतगर्दी के में जो पाकिस्तान को नुकसान होता रहा, इसका इंडिया ने कुछ अरसे तक फायदा उठाया और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करती रही कि जी देखें पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट कर रहा है, हालांकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। और कुछ हमारी कमजोरियां भी रही कि सिफारती तौर पे हम उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सके जो इंडिया करता रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर BLA कर रहा है या कोई और अफगानिस्तान के साइड से जो हमारे साथ जो कुछ होता रहा। इसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, जाफर एक्सप्रेस के सबूत हैं बिल्कुल, लेकिन हम नहीं गए उस तरह आलमी फोरम के ऊपर, और ना उस तरह हमने जोर देकर कहा है कि जी इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है। ये अल्लाह के करना था कि ये पहलगाम का वाकया हुआ और वो गलती से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डाला, और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उसका ये किया कि कम से कम सबूत मांगे और सबूत वो नहीं दे सका, और आज तक नहीं दे सका। जिस तरह नवाज शरीफ सबूत नहीं दे सका था ना अपने एसेट्स के, वो आज तक मोदी ने सबूत नहीं दे सका। और अब तो छोड़े, इंडिया के अंदर जो है मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है, जो वहाँ की लीडरशिप है वो भी पूछ रहे हैं कि भाई जब आपके पास सबूत नहीं था तो क्यों आप इस तरह। फिर दूसरा जो जिस तरह इंडिया का जो मीडिया है वो बेलगाम हो गया और कैसे कैसे इल्जामात लगाते रहे, भोंडे इल्जामात, और उस बाद में फिर उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, यानी मैं तो सारे उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, इंडियन चैनल्स को भी यहाँ पे भी देखता रहा, वो ऐसा तासुर दे रहे थे कि बस हम अभी बस ले लेंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने 3 दिन तक जवाब नहीं दिया, इंतजार करते रहे, चाहे वो अमन के ख्वाह थे जो भी थे उनके। और जैसे उन्होंने जवाब दिया तो मुझे ख्याल से इंडिया को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है उनके साथ। तो पाकिस्तान की जो फिजाइया है मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी आर्मी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया। और जो 3 दिन का जवाब जो है वो 2 घंटों में दिया, तो मेरे ख्याल से
इससे बिल्कुल बड़ा सर, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा सलाहियत है, और हमें भी कोई शक इस बात में नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आई है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फॉरेन सतह पर हो, डोमेस्टिकली, हमें हर चीज़ में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आई है। सर मुझे ये बताइएगा, जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे सियासत से मुतल्लिक, जिसमें मैंने कहा कि अलीमा खान साहिबा का भी कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जुनैद अकबर साहब को PAC की चेयरमैनशिप छोड़ने का खान साहब ने कह दिया है। सर जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट भी कल हमने सुनी, वो तो कह रहे थे कि शायद जब तक मुझे क्लियरली स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से नहीं आती तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। CM भी मुझे कह रहे थे पिछले रोज कि भाई ये ओहदा आपसे ले लिया जाएगा या फिर आपने छोड़ना है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ओहदा छोड़ दिया जाए। क्या खान साहब उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। पार्टी की तरफ से जो तहरीक का आगाज करना है उसके लिए बहुत लाजमी है कि आप फुल कंसंट्रेट करें पार्टी की उमूर के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि थोड़ी सी बदकिस्मती हमारी, आज मैं खुलकर बात करता हूँ कि हमारे लीडरशिप के अंदर बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है, और ये चीज़ें बहुत ही डैमेज कर रही है। और हमें अपने बयानात के ऊपर भी फोकस करना है। हमें वो बयानात देना है जिससे खान को फ़ायदा हो, जिससे पार्टी को फ़ायदा है। दलाइल से बात की जाए और बगैर दलाइल की बात ना की जाए। और हर कोई जो है ना मुंह उठा के बस अपना स्टेटमेंट दाग देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें पार्टी के अंदर हमेशा से मैं जोर देता रहा कि डिसिप्लिन लाई जाए, और बदकिस्मती से वो डिसिप्लिन मैं नहीं देख रहा पार्टी के अंदर। सिर्फ एक शेर अफजल मरवत को बाहर कर दिया, बाकी तो कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आ रही है। हर बंदा अपने तौर पे किसी से बात भी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पार्टी को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे। इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, आवाम को की बड़ी तवक्कुआत हैं। आप देखें पाक इंडिया जब कशीदगी शुरू हुई तो फिर कोई ना पीपल्स पार्टी थी, ना नून लीग थी, ना PTI थी, सब एक ही थे ना। बिल्कुल। और सब मिलकर इंडिया को जवाब देते रहे। वो सारा जो हमारा जो सोशल मीडिया जिसको दहशतगर्द कहा जाता था वही जो फिर इंडिया वो जवाब देता रहा और आज भी खड़ा है। तो ये जो यकजहती बनी है, कौमी यकजहती, इसको बरकरार रखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा क्विकली सर कमेंट कीजिएगा कि इसमें देखिए मैंने जिस तरह ऑफर भी बात हो रही थी कि आप जैसे लोगों की कमी है, लेकिन सर अलीमा खान का जो स्टेचर है वो इमरान खान की बहन भी है, अगर वो कोई बात कर रही है तो उस पर तो अमल दरामद होना चाहिए ना, उसको आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल नहीं है। वो तो बात जुनैद अकबर से मेरी फौरन बात हुई थी कल, जैसे ये स्टेटमेंट आई मुझे किसी ने भेजी कि जी इसके आप तरदीद करते हैं या इसको कंफर्म करते हैं, तो मैंने फौरन जुनैद को मिलाया और जुनैद भाई ने मुझे कहा कि मैंने भी मीडिया पे देखा है लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी इत्तला मिली नहीं है डायरेक्टली। तो उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि अलीमा खान सही नहीं बोल रही है, उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्टली नहीं कहा गया, सिर्फ मीडिया पे मैंने देखा है। तो थोड़ा सा उर्दू और पश्तो का भी मसला होता है ना। तो बहरहाल वो एक वर्कर हैं, जुनैद अकबर वर्कर हैं, और वो आपको पता है कि वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो जाहिर है इतना बड़ा ओहदा अगर आपसे बगैर किसी वजह के लिया जा रहा है तो थोड़ी सी नाराजगी भी उनकी दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पार्टी होते इससे कोई फर्क नहीं। हम सारे 96 के हैं, बहुत सारे लोग हैं हम, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था उनमें हम 3 लोग रह गए हैं। और सर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वो जो 3 लोग रह गए ना उनको मुतारिक करने की जरूरत है, स्पेशली आपको मुतारिक होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद ऑल द वे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज मुलाकातें भी हैं, देखते हैं फिर क्या पेशरफ्त होती है। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन औज़ात। अब बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर कितना इसका असर पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि पाक भारत कशीदगी के मुआशी नुकसानात कम होंगे, इसे मौजूदा माली सूरत हाल में एडजस्ट किया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि अमरीका की पाक भारत कशीदगी में मदद की बड़ी वजह तिजारत थी। पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब के तिजारती सरप्लस की वजह से 29% टैरिफ का सामना है। IMF की जानिब से
7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज में 1 अरब डॉलर की इजाफी किस्त आज इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और IMF ने मौसमियाती लचक के लिए 1 अरब 40 करोड़ का नया कर्जा भी मंजूर कर लिया। इस सारी सूरत हाल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, और इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम मिल चुके हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। बहुत शुक्रिया, माहिर माशियात हैं आप। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया और हमें भी बताया कि जो जंग की सूरत हाल रही उसमें जितना नुकसान हुआ, पहले तो हमें ये भी बताइएगा। दूसरा ये कि कल हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 100 इंडेक्स का पहले तो गिरना फितरी था क्योंकि ज़ाहिर जंग के हालात थी, लेकिन जब हमने जवाब दिया, वाह वाह हुई, दुनिया ने वाह वाह की, तो उसका बढ़ना भी फितरी था। सारी सूरत हाल को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। देखें जी, बात यह है कि नुकसान तो जंग में होता है और हुआ है, मगर ज़्यादातर हमारे जो आज़ाद कश्मीर में सिविलियन ठिकाने हैं, बहावलपुर में मिलिट्री ठिकानों पे बहुत कम नुकसान हुआ है। जो नज़र आया है वो ये है कि जो हमने मिसाइल्स चलाए हैं, जो हमने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया है, नेचुरली उस पर पेट्रोल भी लगा होगा, उस पर एविएशन, उसमें गोला बारूद, तो वो रिप्लेनिश तो करना है। और मेरा ख्याल है कि अगले बजट में शायद 10% बढ़ा देंगे और वो आ जाएगा। सो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। असल इशू और है, वो जंग नहीं है, वो हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही कई सालों से। हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो माइनस में है। हमारी एग्रीकल्चर जो ठीक थी उसमें थोड़ा सा मसला बारिशें ना होने का है, मगर अब शायद बारिशें भी हो गई हैं। तो और हमारी सर्विस सेक्टर जो है, जो 52% GDP में देती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारी पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चली जाए और डिवर्सिफिकेशन, और अगर वो अमेरिका के साथ हम एक्सपोर्ट्स और बढ़ा लें तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं हुआ उस लेवल में। बट एट द सेम टाइम जंगे जो हैं और आपकी जो स्टॉक मार्केट है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि वो जंग बंदी के बाद जो स्टॉक मार्केट ऊपर गई है कि उन्होंने पॉजिटिव लिया है पीस को। तो आई थिंक कि चीज़ें अगर एक सीरियस पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए और छोटे कारोबारियों को कोई एक्सपोर्ट करने का मौका दे दिया जाए, तो चीज़ें बिल्कुल बेहतरी की तरफ और बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से आगे भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया काफ़ी मौशी तौर पे स्टेबल था। इस जंग के बाद इंडिया की मईशत को कोई असर होता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि इंडिया ने 2-3 चीज़ें हुई हैं, उनका भी तो असला इस्तेमाल हुआ है और बहुत ज़्यादा। उन्होंने वो जो ड्रोन इजराइल से लिए थे, हमने बहुत सारे मार गिराए हैं। उन्होंने उनके जहाज़ जो थे रूस और फ्रांस से लिए हुए, हमने कुछ मार गिराए हैं। उन्होंने भी असला चलाया है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मगर जो असल इशू है वो ये है कि उनका जो फेस था उसमें बहुत ज़्यादा ठोस पहुंची है, और अंदरूनी भी और बैरूनी तौर पे हम ये तो नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट शिकस्त हुई है, मगर जो वो प्राइड थी उनकी वो शटर हो गई है, जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आए और जिसकी वजह से जो है उनकी इकोनॉमी जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही थी उसमें भी हो। मगर इंडिया के बारे में एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन के नीचे 624 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और हिंदुस्तान ने उनके बारे में कुछ नहीं किया हुआ। हालांकि ख़ास लेवल पे वहाँ एजुकेशन भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। तो और दूसरी बात जो राहुल गांधी साहब ने कही है उनकी पार्लियामेंट में, वो भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने इस लड़ाई में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और बेहतर कर दी है, और दोनों हिंदुस्तान के एडवर्सरीज हैं और जो चाइनीज जी है। सो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो शैटर हुआ है, जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का कितना हुआ है वो मुझे नहीं पता, मगर कौम का और उनकी गवर्नमेंट का इस लेवल पे शैटर हुआ है। उनको ये करना ही नहीं चाहिए था। मेरा हमेशा से ख्याल है कि डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा बेहतर
रहती है। ये जंग के जो छोटे छोटे ये जो गरूर है होता है वो हमने तोड़ा है, और शायद उसका खासे सालों तक असर हो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। उनकी स्टॉक मार्केट नीचे भी गिरी, तो वो भी नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर, अब किसका कितना नुकसान हुआ जंग में ये तो हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा कि सर अब बजट भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो हमारे बहुत से टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट होता है वो हमारी आमदन यानी कि टैक्स कलेक्शन है। शायद हम उसको सही से उसका हदफ मुकर्रर नहीं करते। अगर वो मुकर्रर कर लिया जाए तो हमारे मसाइल भी हल हो जाए। और इस माली साल की अगर हम बात करें तो टारगेट हमें थोड़ा सा मुतनाज़ नज़र आया था, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह से रियलिस्टिक नहीं था। अगले माली साल के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, या फिर हम इस माली साल की तरह ही कुछ मतलब करेंगे, ओवर एम्बिशियस ही होंगे? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम को उस तरीके से मिल सकता है। ये ठीक है कि बिजली के टैरिफ भी नीचे किए गए हैं, पेट्रोल भी स्टेबलाइज हुआ है, डॉलर भी स्टेबलाइज्ड है, बट जब तक मैंने आपसे की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, ये चीज़ें जो आपने टैक्स की बात की है, तो इस साल जो है वो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स थे उन पे ज़्यादा टैक्स लगा है। अगले साल हालांकि आपने देख लिया होगा कि एफबीआर में दो किस्म की वो रिफॉर्म्स हुई हैं। एक तो डिजिटाइज किया है चीज़ों को नादरा और दूसरे अदारों के साथ मिलकर, दूसरा जो है वो उन्होंने शायद 4 सैलरीज का इंसेंटिव भी दिया है कि जो लोग ज़्यादा टैक्स कट करेंगे उनको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो जिससे शायद, मगर अभी भी जो हदफ पूरा होने की कोशिश हुई वो नॉन टैक्स रेवेन्यू लेवीज के थ्रू हुआ है, टैक्स उस तरह इकट्ठा नहीं हुआ। अगले साल भी ये रैशनलाइज नहीं कर सकेंगे। सारी कोशिश ये है कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको टैक्स लगाया जाए। दूसरी कोशिश ये है कि जो सेल्स टैक्स नहीं देते, रिटेल नहीं देते, हालांकि एग्रीकल्चर पे अब सारे सूबों ने टैक्स लगा दिया है IMF के कहने पे, मगर हम उस लेवल पे रैशनलाइज नहीं कर रहे। आप देखें कि पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें कुछ 4 गुना ज़्यादा की हैं, इस कारें खरीदी गई हैं। ये सारे खर्चे जो हैं वो नेसेसरी नहीं हैं। आप जब तक जिस तरह कौम की मिनिमम वेज 37,000 रुपीज़ है, इसी तरह आपकी रैशनलाइज करें। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग कहें कि जी हम तो 80,000 रुपये जिंदा नहीं रह सक रहे और दूसरों को 37,000 से ज्यादा। सर ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जो हमारे वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, वो तो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम IMF के इस प्रोग्राम से निकल जाएं। तो हम किस तरह निकलेंगे? इतने ज़्यादा कर्जे हम किस तरह से अदा करेंगे? हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं है, हम उस तरह से इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगाते, इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं कर रही, तो किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, ये इस किस्म के वादे मिनिस्टर्स ने, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने कई सालों से, पिछले 50-60 सालों से कर रहे हैं, और हमें वो उस लेवल की नज़र नहीं आ रही। सो हम अंग्रेजी का वो एक है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो जब तक हमें ये नज़र नहीं आएगा कि पॉवर्टी एलिविएशन पे क्या किया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है या कम किया है, तो ये IMF के से निकलना जो है वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि हम मेंबर हैं IMF के, हमारे पैसे पड़े हुए हैं IMF के पास। और ये बात तो सही है कि शायद हम कर्जे वापस, मगर चीन के कर्जे हमने शायद अभी वापस किए हैं थोड़े से, UAE ने के हमने देने हैं, सऊदी अरब के देने हैं। तो जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा $3 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के साथ, तो हमें दूसरे मुल्कों के साथ भी अगर सरप्लस कर लें, चीन के साथ हमारा डिफिसिट है, तो हम ये कर सकते हैं। सो मैं ये कहता हूँ, ट्रेड नॉट एड। जब तक आप ट्रेड को नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर नहीं कमाएंगे, डॉलर नहीं बचाएंगे, ये सो वो रिफॉर्म्स के थ्रू होगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए, लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, वाटर की रिफॉर्म्स चाहिए, बिजली की रिफॉर्म्स चाहिए। ये सारी, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स करके कितना रेजिलिएंट बना दिया उसको, ये बाकी रिफॉर्म्स कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्शन जो है वो कोई बहुत बुरी होगी। मगर इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, प्राइवेट सेक्टर को मुख्तलिफ लेवल पे। सिर्फ वो 1% हैं लोग जो प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बाकी तो बेचारे
हालांकि वो नीचे लाए हैं आप इंटरेस्ट रेट, मगर अभी भी शायद 11% पे हैं। 9% 8% पे लाएंगे तो शायद छोटा कारोबारी भी, फिर आपको एक्सपोर्ट टैक्स उड़ाने पड़ेंगे, आपको आईटी के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप वो सारे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपको वो फिर ही ये सारी चीजें होंगी ना। बिल्कुल, इसी तरह से हमारी मैशत बेहतर हो सकती है। और सर आपने एक बात बहुत अच्छी की कि जब भी कोई पीएम आता है तो उसकी पहली स्पीच ये होती है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में फिर भी वैसा ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, इंडिया का इस जंग के दौरान, वो भी हमने डिस्कस किया। बजट आने वाला है, उस रिलेटेड भी गुफ्तगू किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम जंगी हालात से थोड़ा सा निकल के ना बात करते हैं सियाहत के हवाले से, क्योंकि सियाहत किसी मुल्क की मैशत के लिए इंतहाई अहम होती है। और ये ऐसा शोबा है जिस पर ज़्यादा खर्च तो नहीं होता, मगर ये किसी मुल्क की जो माशी तौर पर है उसको जो तरक्की है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी मैशतें महज सियाहत पर चल रही होती हैं। पाकिस्तान के पास भी सियाहत के हवाले से बहुत कुछ है जो दीगर ममालिक के पास शायद नहीं है। बिल्कुल ऐसे है गज़ल। और पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए क्या इसमें रुकावटें हैं जिनको दूर किया जा सकता है? इतने सारे सियाहती जो हमारे मकामात हैं उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं। सर तारुफ करवाना चाहूँगा आज़म जमील साहब का, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सियाहत। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, इट्स प्लेजर टू टॉक विद यू। इसके साथ साथ हमारे साथ और जी मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ आप पहले भी मिल चुके हैं। आज़म साहब से भी मुलाकात हो चुकी है। आज़म साहब से भी आप मिल चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने ज्यादा इनकी बेटी के हवाले से बात की थी, तो अभी हम लोग इनसे ही बात करेंगे। अंडरमाइन कर गए थे हाँ, बिल्कुल। अब और मेरे साथ मौजूद हैं जी एक साइड पर क्या मारिया खान हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, केपी से फर्स्ट टूरिस्ट गाइड हैं। इन दोनों से जानेंगे कि क्या कुछ कमियां हैं, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, मजीद हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर से ही पूछते हैं। बिल्कुल आज़म साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो सियाहत की बात होती है वो तो मारिया से पूछेंगे क्योंकि इनके टूर कैंसिल हुए हैं। हाँ। लेकिन सर ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, आप क्योंकि इसमें वजीर भी रहे, हम इसको किस तरह से ग्रोथ दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ब्यूटी है, जो पहाड़ हैं, जो हमारे पास वैलीज हैं, वो शायद पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा ट्रैवलर हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने याद किया दोबारा। इस वक्त बेटी के बगैर आया हूँ तो शायद मुझे थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए। तो गुजारिश ये है कि ये जो टूरिज़्म है ना, ये एक नाजुक शोबा है। मैं इसको हसास महबूबा कहता हूँ। ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी मान भी जाती है। अच्छा, ये इसकी एक नेचर है, ये हसास महबूबा की तरह होती है। अब जैसे अब ये पिछले हफ्ते 10 दिन जो हुआ, तो टूरिज्म विल बी द फर्स्ट इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट होगी नेगेटिवली। ठीक है जी, बाकी सब चल रहा है। आप परचून की दुकान पे जाके आप अपना सौदा भी ले रहे हैं, हर इकोनॉमी का पोर्शन चल रहा है। ये पोर्शन पहले बैठता है, लोगों को डर लग जाता है। आपने एक और सवाल, 2 सवाल एक में कर दिए। दूसरा आपने कहा कि हमारे पास इतनी ब्यूटी है, हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हमारा ना डेवलप करने की सबसे बड़ा वजह ही ब्यूटी है, और वो इसलिए कि हमने ब्यूटी पे बहुत डिपेंडेंस दे दी। और जब आपने ब्यूटी पे इतना डिपेंडेंस दी, तो उसके साथ जो बैक एंड लवाजमात होते हैं टूरिज्म, वो आपने पिछले कई बरसों से इग्नोर कर दिए। भाई ठीक है, K2 बहुत ऊंचा है, 8611 मीटर उसकी बुलंदी है। सैफुल मुलुक बहुत खूबसूरत लेक है, काराकोरम हाईवे बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारे फिजिकल एसेट्स हैं। फिजिकल एसेट्स ऑन देयर ओन नहीं चलते जब तक उनके बैक एंड पे इशू ना हो। अब काराकोरम हाईवे 11-15 घंटे का सफर है, एक गुसलखाना नहीं है। आप कर लें, अगली बारी आप अपने वालदैन के साथ जाए ना, तो वो कहें बेटा मैंने गुसल खाने जाना है, तो उनको कहना अम्मी K2 8611 मीटर है। बिल्कुल, इट डजंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर।
unless your back end services are there. वो जो रिसोर्सेज होते हैं, आपका रोड स्ट्रक्चर हर होता है, चीज ये तमाम तर चीजें मेडिकल, अगर काराकोरम हाईवे पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, मैकेनिक को आते आते 10 घंटे लग लास्ट में जाएंगे। गाड़ी खराब हो जाए तो मारिया क्या होता है? फिर आप बैठ के रोते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। You see, अब फिर आप गाड़ी धक्का खराब हो लगाएं जाए, गाड़ी आपकी को। फैमिली आपके साथ है। जो मारिया कह रही थी कि लोग डर गए हैं, वो लोग इसीलिए डरते हैं। वैसे हमारी कौम आपको पता है बड़ी न डर है, इसलिए तो सीट बेल्ट भी नहीं पहननी, बिल्कुल ऐसे इसलिए तो कहना है हमारे तब साथ पहनिए जब आपको पता है कि अब नाका जाके लगा हुआ वो 500 रुपए बचाने के लिए पहनिए, जान का खतरा उनको नहीं है। ऐसे ही है। तो बेसिक बात यह है कि वी टेक्निकली आर अ केयरलेस नेशन, लेकिन बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं, अस्पताल देख लें, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो कौन आएगा उधर? मुझे बताएं, नलतर में कौन आएगा? आप गिलगित लाते लाते वहां तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको कोई फर्स्ट एड देनी होती है और किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने देनी होती है। बिल्कुल। तो हम इन चीजों में वीक है, जिसकी वजह से हम उतना आगे नहीं जा रहे। बिल्कुल, मारिया को भी डिस्कशन में शामिल बिल्कुल करके जरूर उसकी बात लेंगे। करें। मारिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से सर ने सबसे पहली बात की ना कि इन हालात के बाद सबसे पहले हमारा ये वाला शोबा जो सयाहत का ये बैठ जाता है, क्योंकि आप गाइड करती हैं लोगों को, आपको ज़्यादा इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, फ़ौरन आते हैं आपके पास। कितना नुकसान होता है और कितना नुकसान अभी हुआ है? अभी तो जब एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान को टॉप 10 डेस्टिनेशंस में जब करार दिया, तो उसके बाद फॉरेनर्स इस तरह आ रहे थे कि हम खुश थे कि ये सारा सीज़न ना जैम पैक जाएगा। तो वो सारा फॉरेनर या तो आया नहीं, जो आया है वो चला गया डर के मारे वापस। तो ठीक ठाक नुकसान है, क्योंकि इस वो इमेज दोबारा से लाने में बड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल उस जगह पे जाने पे, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे अपने 5 ट्रिप्स जो हैं इस सीजन के कैंसिल हो गए। इस तरह मेरे साथ जो और फेलो ट्रैवलर्स हैं उनका भी यही सीन चल रहा है। और लोकल लोग भी डर गए हैं? लोकल भी डर गए हैं। अभी चिलम जोशी का फेस्टिवल है, तो उसके लिए काफ़ी लोग जो लोकल टूर गाइड्स हैं, जो लोकल लोगों की ट्रिप्स कराते हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि यार हमारा सारा काम खराब हो गया। तो सर की बात बिल्कुल ठीक है, ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी खफा भी हो जाती है लेकिन कितनी जल्दी अब ये उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा कि ये नाजुक हसीना, ये नाजुक हसीना मानेगी कितने टाइम में भी, ये नहीं पता। नहीं, जल्दी मान जाती है। सर ने ये भी कहा। अच्छा सर, आप क्योंकि वजीर भी रहे इस शोबे में, तो जब आप दुनिया की ब्यूटी देखते हैं, आप स्विट्जरलैंड को देख लें, आप यूरोप को देख लें, वहाँ पे ब्यूटी तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कनेक्टिविटी भी दी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान की हैं। कि जगह पे केबल कार है, कहीं पे बुलेट ट्रेन है, कहीं पे क्या है। सो हम इन फैसिलिटीज़ को कब इन्हेंस करेंगे? मतलब हम एक सॉरी टू से सैफुल मुलूक वाला रोड नहीं बना पा रहे कि वो वहाँ की जो जीप इंडस्ट्री है उसको डैमेज होगा। अब अगर उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा तो आप एडिट कर दोगे। नहीं, आप खुल के बोलें। देखिए, प्रॉब्लम, मैं हुकूमत में रहा हूँ और मुझे हुकूमत पे तनकीद करने में कोई क्या कहते हैं हेजिटेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं डेवलप कर सके बिकॉज हुकूमत ने चाहा कि हम करेंगे। ये हुकूमतों का काम नहीं है, बिल्कुल ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हर चीज़ जो है वो हुकूमत कहती है हम बनाएंगे। भाई आप, इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, ये एक सिंपल रूल है। तो जब आप ताकत और हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो वो कभी भी नहीं बनेगी। और फिर अगर वो आप बना भी लोगे और टैक्स पेयर का पैसा खर्च भी कर दोगे, वो चलेगी नहीं। अगर ये हुकूमत गुसलखाने बनाए ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि शाम तक कोई उसका नलका उठा के ले जाएगा, कोई उसका सिंक उठा के ले जाएगा। बिल्कुल। आप प्राइवेट सेक्टर को वहां गांव में लड़कों को दें, उनको जगह मुफ्त दे दें और उनको बना के दे दें। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा बाथरूम है, इस पे बैठ के चार्ज करो, रजिस्टर खोलो, हर बंदा आए। मैं कहता हूँ लोग 100 रुपए देंगे। आपने मोटरवे पे देखा है ना, हैस कॉल के बाथरूम से लाइनें लगी होती हैं, वहां इन बच्चों को दे, उनका ये सोर्स ऑफ इनकम होगा और वो ऐसी इसको मेंटेन करेंगे, सफाई करेंगे। तो जब आप ओनरशिप नहीं देते, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। अब जो सैफुल मुलूक की बात की, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सैफुल मुलूक नीचे नारायण से लेकर सैफुल मुलूक तक इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है कि अगर आपने सड़क बना दी तो कल आप अपनी आल्टो लेके चले जाओगे। तो उनका किचन कैसे चलेगा? बिल्कुल। वो तो हजारों रुपए आपसे लेते हैं, लाखों रुपए उनकी आमदनी है। वो कहते हैं जी एक जीप ले लें। तो जब आपको याद है एक जमाने में बालाकोट से आगे आपको जीप लेनी पड़ती थी, आज से कोई 25-30 साल पहले।
तो अब आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं नाराज, लेकिन बालाकोट वाले बहुत नाराज हुए और वो एक बड़ा इशू खड़ा हुआ और काफी अरसा लग गया उसको सॉर्ट आउट करने में। तो एक तो आपका जो सवाल था, एक लोकल इंटरेस्ट है, एक वो कमिटमेंट नहीं है, दूसरी नीयत नहीं ठीक, नीयत बिल्कुल नहीं, नीयत नहीं ठीक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं, जिस तरह से सर ने कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर का काम है, और चूंकि आपने बहुत सी जगहों को टूर किया, आप आपको क्या कमी लगी? क्या कमियां लगती हैं, क्या कमजोरियां हैं, कितने फ्लॉज हैं? फ्लॉज तो जैसे सर ने इतने गिनवा दिए, वाकई में बहुत ज़्यादा है। इनकी बात ठीक है। देखिए, जब नारायण का रास्ता बंद होता है, ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। अब छोटी सी सड़क है, उसको खोलने में हुकूमत को 2-2 महीने लग जाते हैं। सारा टूरिज्म तो वहीं से ख़राब हो जाता है, लोग बाई फ्लाइट जा नहीं सकते। जो लोग फिर बिशाम के रास्ते जाते हैं, सर वाली बात के टॉयलेट्स नहीं है, 14 घंटे का सफ़र है, 15 घंटे का इनक्लोजर टाइमिंग्स है, रोड बंद होगी तो आप फंसे रहेंगे पूरा पूरा दिन वहाँ पे। तो ये मसले तो इतने हैं कि आप गिनते गिनते आपको पूरा शो ख़त्म हो जाएगा। और वही बात कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ करने भी नहीं देती ना, तो ये चीज़ भी जो है वो इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, इफेक्ट हो रहा है बहुत। ठीक सर, 77-78 साल तो हो गए, कब तक ये इफेक्ट चलता रहेगा? नहीं, मैं तो बहुत, जितना मैं तनकीद करता हूँ ना, बिलीव करो, मैं मेरे से बड़ा ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तान में है ही। अच्छा। हाँ, मैं तो, और मेरी 70 साल उम्र हो गई है, और मैं हुकूमत में तो कुछ अरसा ही था। मैं 70 साल में 40 साल पाकिस्तान की टूरिज्म को डेवलप करने में मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, चाहे मेरा कोई ऑफिशियल रोल है, चाहे मैं घर से बैठ के कर रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह ठीक होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा पाकिस्तानियों में बहुत एतमाद है। सर, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आप क्या समझते हो, क्या लिए जा चुके हैं? यार देखो, गवर्नमेंट साइड से तो सिंपल ये करना है कि कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है। लोकल कम्युनिटीज के बगैर कोई चीज नहीं चल सकती। मैंने 21 साल आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में काम किया। ये सरीना होटल सब हमारे होटल्स थे। अब हमने शिगर खपलू में होटल खोले। वो क्यों कामयाब हुए? क्यों हमने शिगर के विलेजर्स को शेयर होल्डर बना दिया। आज आप फ्रॉस्ट का या किसी जूस का डब्बा फेंकते हैं ना, तो होटल की इंतजामिया से पहले गांव का बच्चा आके उसको उठा के डस्टबिन में क्योंकि वो उसका होटल है, वो उसका होटल है। वो कहता है ये मेरा होटल है, मुझे हर महीने इसमें से मुनाफा मिलता है। तो जब आप कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करोगे, जब आप ये कहोगे कि जी पंजाब से कोई जाए और वो स्कर्दू में होटल बना के तो पैसा लेके वापस यहाँ के अपना लैंड क्रूजर ले ले, तो वो लोकल कम्युनिटीज कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो हम अगर लोकल कम्युनिटीज को एक्सेप्ट कर दें, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। मारिया जैसे आप देखो ना, ये इतनी छोटी सी लड़की है और आगे पीछे टोर्च चला रही है, बड़ी बात है। और इन लोगों के लिए तो मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं आज भी पूरे नॉर्दर्न एरियाज में मुफ्त बच्चों की ट्रेनिंग करता हूँ। मैं जाके उन्हें कहता हूँ चलो भाई संभालो, ये तुम लोगों ने करना है। और हुकूमत को मैं यही मतलब मैं एडवाइस करने की तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप एक कदम पीछे हटें और इन कम्युनिटीज को आगे करें और कहें यार ये तुम्हारा रोड मैप दे दें, खत्म। एक रोड मैप दे दें कि ये रोड मैप है, इस तरह आप कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आप शेयर हमें देंगे। और दूसरा बेटा, एक जो हमारा सिक्योरिटी से फोबिया है ना, इसको हमने जरा नरम करना है। इंशाल्लाह हो जाएगा सर। अब ऐसे वहां पर पुल हैं, इसको पता होगा मेरे से बेहतर, जो हर साल खुद टूट जाते हैं। ऐसे ही खुद ही टूट जाता है, वो आता है रेला और वो गांव वाले जो है वो खुद टूट जाते हैं, गांव वाले उसको ठीक करते हैं। उस पुल की तस्वीर लेना मना है। नहीं, बाज तो पुल ऐसे जो खुद ही टूट जाता है। अपनी मदद आप लोग ठीक करते हैं। बाज तो पुल ऐसे, वो मारिया मेरी बात से एग्री करेंगे आप भी, वो हुसैनी ब्रिज है जिस तरह से, वो हमने एडवेंचर बना दिया। हालांकि उसमें गैप इतना है कि अगर आपका पांव फिसल गया तो आप उस बड़े से दरिया में जाके गिर जाएंगे, लेकिन वो हमारा एडवेंचर बन गया। बस थोड़ा सा हम ये समझना बंद कर दें कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। थोड़ी सी हमारा दिल खोल दें, अपने जरा घर के दरवाजे खोल दें। अब आप देखें, मुझे लोग कहते हैं कि हमने अपने दिल बंद कर लिए। मैंने कहा दिल तो बहुत बाद में बंद किए, पहले हम अपने घरों के गेट बंद करें। बिल्कुल ऐसे तो जब गेट बंद होगा तो फिर दिल बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मारिया, ये बताएं, जिस तरह से सर ने कहा ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इन कमजोरियों को दूर किया जाए, आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप उन जगहों पर जाती हैं, जब जाती हैं देखती हैं कि इतनी कमजोरियां हैं, तो क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? मुझे थोड़ा सा शॉर्ट जवाब दीजिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टूरिस्ट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारा टूरिस्ट सबसे पहले जाके गन फेंकता है, सर ने कहा कि एक बच्चा उठाता है, उसको नहीं उठाना। उस टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल होना है कि जी मैंने गन नहीं फेंकना।
बिल्कुल। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि टूरिस्ट को खुद रिस्पॉन्सिबल होना है, हम इंडिविजुअली खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। ठीक हो गया। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वजानी का साजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डिस्कशन हमारी ट्रैवलिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा, और सर की बातों से तो गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए, और इस तरह के अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपकी जो टूरिज्म है वो ग्रो होगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आपको पता है कि पूरे मुल्क में ना मसाइल चलते रहते हैं। रोज़ हम उठते हैं, कोई ऐसी हेडलाइन होती है जिसको लेकर फिर वो पूरे दिन हम सोचते रहते हैं। ज़्यादा चल रहे हैं। आजकल हेडलाइंस चल रही हैं, जंगी सूरत हाल की कैफियत है। फिर आप देखें कि ऐसे दौर में ना हंसने और हंसाने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं, और फिर जब सुबह की सोच में आप मेरे और हसनैन के साथ मौजूद होते हैं तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि टेंशनों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से जान छूट जाए और आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सुबह उठें और अच्छी सुबह का आगाज भी हो। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि आपको भी हंसाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, शहरोज ताहिर साहब, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। शहरोज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल टेंशन के माहौल में, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखिए कि टेंशन बनी रही है। पहले हमारी इकोनॉमी की टेंशन थी, उसके बाद अब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो गई। इस टेंशन के माहौल में किस तरह से लोगों को देखिए एंटरटेन, सबसे पहले तो ये है कि पूरी कौम माशाल्लाह से अपनी जो पाक फौज है, पाक फौज के जवान है, क्योंकि लास्ट मुझे याद है मुत्तहिद हो गए, मुत्तहिद अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि जो बिछड़े हुए खानदान है वो जुड़ गए हैं आपस में। वो होता है ना, नाराजगियां होती हैं बिछड़े हुए खानदानों की, आपस में वो सुलह हो जाती हैं। और ये एक ऐसा मौका है, इस पे ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कौम को यकजा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह से, और पूरी कौम यकजा है। लेकिन अलबत्ता देखा जाए तो इस टाइम सोशल मीडिया मीम्स का जो है ना, मीम्स वॉर, जिसका जिक्र हमारे तारड़ साहब ने भी किया है कि और देखिए ये जो मीम्स वॉर है और ये जो जेनजी जनरेशन है और जिस अंदाज से इन्होंने मीम्स बनाई हैं, और माशाल्लाह से, और मैं समझता हूँ कि इनको मैं अब मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैंने शिवाजी साहब को भी कहा है कि इनको तमगा इम्तियाज दिलाना चाहिए। सही हो गया। तो शिवाज शरीफ साहब इस के आंसर में क्या कहेंगे, क्या करेंगे? गजल बेटी और हसनैन बेटे, हम अपने हमसायों को कहना चाहते हैं कि आपको न सिर्फ चाय पिलाई जाएगी, बल्कि इस बार अगर आपने आने की कोशिश की, आपको चाय के साथ हसनैन के इलाके में तिम्बर का सोटा भी खिलाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और देखिए अभी एक वॉर चल रही है जो मीडिया में है, ऐसी है, मीम्स भी बहुत सारी चल रही है, बिल्कुल ऐसी है। और उन मीम्स में कुछ सबसे अच्छी मीम आपको लगी हो? मुझे सबसे अच्छी मीम ये लगी है कि अपना उसको इंडियन आर्मी को उसमें उन्होंने बड़ा किया होता है कि अगर इंडियन आर्मी जरा ध्यान से, हाँ ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर ही सारा बिल्कुल ऐसे। और ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी आपने मिमिक्री करते हुए एंजॉय किया, वो अभी भी करते हैं? मैं सरफराज भाई की बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, शिवाज शरीफ साहब को एंजॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा। उसके अलावा मैंने आपका फैसल जावेद साहब जो सेनेटर थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के लियाकत, हसनैन लियाकत। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब भी काफी मेरा पहला जो टीवी पे कैरेक्टर था अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे, वो ख्वाजा साहब का मैंने 2022 में किया था, जब मेरा कैरियर शुरू हुआ था। पीक 2021 में एज अ टीवी मैंने जब शुरू किया, उसमें ख्वाजा साहब का जो था, वो ख्वाजा साहब वो जो है बहुत करते हैं। देखे जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो जो है, मियाँ मजीब शरीफ वो जो है, मियाँ हमजा शरीफ वो जो है, उनके मालिक शरीफ वो जो है, लेकिन बात वो जो है कि मोदी कान खोल के सुन लो, और भाई हम तैयार हैं हर मार्च के लिए, और वो जो है हम दिफा करेंगे, वो जो है। ये दो घड़ियां भी पहनते हैं, पता है आपको? ये दो घड़ियां पहनते हैं ख्वाजा साहब। अच्छा, एक अमेरिका वाली, पाकिस्तान वाली। अच्छा, अमेरिका में इस हवाले से भी फेमस है। दूसरा ये टॉक शो जब भी आते हैं ना, इनकी हमेशा दो घड़ियां होती हैं। अमेरिकन टाइम्स की, और ये भी बड़ा डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये जब मेरा गेटअप हो रहा था तो मुझे नहीं इसके बारे में पता था, तो जो मेरा गेटअप आर्टिस्ट है वो मुझे बता रहा था कि आपने जो यहाँ पे दो घड़ियां पहननी है। ये तो काफी फेमस भी हुई थी बात उनकी कि दो घड़ियां पहनते हैं, लेकिन वो जो है ये बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। शहरोज, थैंक यू सो मच हो जाने का। मिमिक्री आर्टिस्ट शहरोज ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें हंसा रहे थे। और इस माहौल में यकीनी तौर पे इस तरह के लोग जब भी आते हैं तो हमारा भी मकसद ये होता है कि हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं और आपको भी रिफ्रेश करें। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।